ये है न्यूज़ 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज़ 19 टीवी चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं हूं आपके साथ जवाद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नज़र अब तक की खास खबरों पर। कहा जाता है कि मुस्लिम अवाम के अमल का ज़्यादा बोझ उलमा किराम के कंधों पर आता है और उसको वो बखूबी निभाते भी हैं। वक्त ब वक्त अवाम को हक और बातिल की पहचान कराते रहते हैं। ऐसा एक जलसा महाराष्ट्र के ठाणे ज़िला के ममुरा क्षेत्र में हुआ, जिसमें ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सदर हुजूर अशरफ मिल्लत को दावत दी गई थी। वहीं उनके सामने हुजूर मसीह मिल्लत की लिखी हुई एक नायाब किताब रूहुल अरवा फिल हिंद ख्वाजा मोइन पेश की गई। अशरफ मिल्लत ने इस किताब में शाह अस्त हुसैन की तज़मीन पढ़ी और बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद मसीह मिल्लत के साथ अशरफ मिल्लत का तबादला ख्याल हुआ। मौजूदा हालात पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े साफ अंदाज में इसका जवाब दिया, और जब जलसे के मुतालिक उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये महीना बरकतों वाला है, तो जाहिर है जो बयान होगा वो भी बरकतों वाला ही होगा। क्या कहा उन्होंने इस अपने पूरे बयान में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं तमाम हिंदुस्तान के अवाम और तमाम अहले सिलसिला अशरफिया सभी सिलसिले के खादिम के तौर पर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि फ़िल वक्त जो हालात हैं, सियासी तौर पर मैं कोई ज़िक्र नहीं करूँगा, फ़िल वक्त ईमानी अक़ीदे के तौर पर एक रहनुमा और रहबर की हैसियत से आपका एक पैगाम तमाम उम्मत के लोगों के लिए कि किस तरह से हमको इस वक्त जो माहौल है उसमें हम आपके एक पैगाम के मतलाशी हैं। सवाल आपका अधूरा है। जिस चीज़ को आप अलग कर रहे हैं वो इस्लाम से कभी अलग नहीं रहा। सियासत और इस्लाम दोनों साथ साथ रहे। जिनके अंदर सियासी शऊर नहीं या सियासी जज्बा नहीं, वो अपने घर को भी नहीं संभाल सकते, तो कौम और मिल्लत को क्या संभालें। मसला सबसे बड़ा ये है कि इंसान किसी चीज़ के लिए अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कन्फ्यूज़न बहुत इजी वे में क्रिएट हो जाते हैं जी। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल भी सही होते हैं और जवाब भी उसके मुताबिक। सियासत का जो मफ़हूम और माना है खिदमत खल्क है, और इस्लाम खिदमत खल्क की ही तालीम देता है। दोनों को जुदा नहीं कर सकते। अब रही बात कि जो चीज़ हमारे सामने है वो नाइंसाफ़ी है। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा कौमी सतह पर, अक़ीदे की सतह पर, या दुनियावी एतबार से जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस है, हर जगह पर अगर इंसाफ कायम नहीं होगा तो फिर उलझनें बढ़ेंगी, अशांति फैलेगी, और अशांति होगी तो सुकून नहीं हो सकता, और सुकून नहीं है तो फिर तरक्की नहीं है। ना कोई कौम तरक्की कर सकती है, ना कोई घर तरक्की कर सकता है, ना कोई शहर, ना कोई सूबा, ना कोई मुल्क जी। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इंसाफ कायम किया जाए, मजहबी सतह पर भी और दुनियावी एतबार से भी। तो जो मजहबी ज़िम्मेदार हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इंसाफ कायम करें। अगर मैं अपनी जमात की बात करूं, पहले सुन्नत वल जमात, तो यहाँ भी मैं कहता हूँ इंसाफ कायम करिए। आप जमात हैं, ग्रुप मत बनिए। ग्रुप बनाने का मतलब ये हो गया आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जमात के साथ। अगर आप जमात बन गए तो यहाँ इंतशार ख़त्म हो जाएगा। इंसाफ का तकाज़ा ये है कि जो हैं आप वही रखिए, जमात हैं तो जमात बने रहिए। अब रही बात मुल्की सतह पर, तो इंसाफ अगर आप कायम करेंगे तो हिंदुस्तानी हैं आप, हिंदुस्तानी बने रहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलां ज़ात, छोटी ज़ात, बड़ी ज़ात, ये वो तू मैं, ये सब कहाँ से लेके आए? ये सब नाइंसाफ़ियों की देन है। इंसाफ कायम करेंगे तो सच तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हर हिंदुस्तानी को इस मुल्क में हर चीज़ के लिए संविधान ने राइट दिया है जी। और उस राइट का इम्प्लीमेंट अगर इंसाफ से होता है, गवर्नेंस इंसाफ से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंसाफ किया जाता है,
تو پھر اس ملک میں پیس ہوگا، اس قوم کے پاس پیس ہوگا. جہاں پیس ہے، شانتی ہے، وہی ترقی ہے. سبحان. ابھی اب جب کہ سیاست اور اسلام کو الگ نہیں کر سکتے، میں بھی اس چیز کا متفق ہوں اس چیز سے. اب اس وقت کچھ ٹائم سے آپ کی بھی نظر ثانی رہی ہوگی ایسی چیزوں پر کہ کچھ پولیٹیکل طبقے کے لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے بیان دے جاتے ہیں جس سے سادہ عوام اور بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس چیز سے، شہر کے ماحول بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ ایسے سیاست نہیں ہے، وہ راجنیتی ہے. جی سیاست کو تو میں نے بتا ہی دیا کہ سیاست کا معنی خدمت خلق ہے. خدمت خلق ہے. اور راجنیتی کا مطلب راج کرنے کے لیے کوئی بھی نیتی اپنا لو. راج کرنا ضروری ہے. یہ ستا کیسے آئے گی؟ تو یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہے. جی جی بہتر. اب ہوتا کیا ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو سادہ عوام ہے، جو بیچارے غریب ہیں، دن بھر محنت دہاڑی کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کا پھر کیا پیغام رہے گا ذرا؟ وہ اتنے بھی سادے نہیں ہیں کہ پانی کو مم کہتے ہوں یا دودھ کو دودھو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مجاز بن چکا ہے. جی جذباتی مجاز. ہاں، ذمہ داروں کو قصوروار کہوں گا کہ انہوں نے ان کا مجاز جذباتی بنا دیا. جی انہیں سنجیدہ نہیں رہنے دیا. سنجیدگی سے مسائل کو غور و فکر کرنے کی عادت نہیں ڈلوائی، جس کا نتیجہ آج کے دن میں ہمارے سامنے ہے کہ لیڈر وہ بن جاتا ہے جو جذباتی بات کرتا ہے، اس کو لیڈر بنا لیتے ہیں. بے شک. اور جو سنجیدگی کی بات کرتا ہے تو اسے خوشامد پسند کہہ دیتے ہیں. جی تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو جذباتی بنایا گیا ہے. سنجیدہ کل بھی سنجیدگی سے فیصلے لیتے تھے، سنجیدہ آج بھی سنجیدگی سے فیصلہ لیتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ انہیں خوشامد پسند کہا جاتا ہے، وہ جو جذبات میں آ کے نعرہ نکل کے باہر نکل جاتے ہیں انہیں جو ہے مجاہد کہا جاتا ہے. اور حضرت میری آخری درخواست بس یہ تھی کہ آج کے اس جو جلسہ ہے اس کے متعلق آپ دو الفاظ کہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے آج کے جلسے کا؟ آج کا یہ جلسہ اس مہینے کی نسبت بھی رکھتا ہے اور غوث پاک کی ذات سے مناسبت اور نسبت رکھنے والا یہ جلسہ ہے. تو الٹیمیٹلی اس مہینے کا جو شاول معظم کا مہینہ ہے تو دو عنوان ہے اس مہینے کی فضیلت، خاص طور پہ آنے والی وہ تاریخ 15 شعبان اور غوث پاک. تو آج ہم کو دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ اسی پر گفتگو. شکریہ.